स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, सितंबर 2018 में दुनिया की नजर नॉर्थ ईस्टर्न एशिया और नदर्न पैसिफिक ओशन पे तब पड़ी जब रशियन फोर्सेस कोल्ड वॉर के बाद अपने बिगेस्ट वॉर गेम्स वोस्टॉक 18 के लिए प्रिपेयर करने लगे। ये एक्सरसाइज सितंबर 11 से 17 तक 5 ग्राउंड टेस्टिंग एरियाज और 4 एरियल टेस्टिंग एरियाज में हुई। रशिया ने क्लेम किया कि इस एक्सरसाइज में उनके 3 लाख ट्रूप्स, 1000 एयरक्राफ्ट, 36,000 टैंक्स और कई आर्मर्ड व्हीकल शामिल थे। साथ ही चाइना और मंगोलियन फोर्सेस ने भी इस एक्सरसाइज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चाइना के 3200 ट्रूप्स, 900 टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स के पार्टिसिपेशन के चलते रशिया द्वारा लेड इस एक्सरसाइज को न सिर्फ वेस्ट के खिलाफ एक चुनौती की तरह देखा गया, बल्कि ये एक्सरसाइज चाइना और रशिया की क्लोजनेस को भी सामने लेकर आई। वैसे तो एक समय एडवर्सरीज रहे इन दोनों देशों का संबंध जनरली काफी अनस्टेबल रहा है, लेकिन बीते कुछ सालों में कई जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के चलते इनके बीच एक क्लोज पार्टनरशिप उभरते हुए नजर आई है। 2004 में अपने आपसी बॉर्डर डिस्प्यूट्स के खत्म होने के बाद रशिया और चाइना अमेरिकन पॉलिसी के खिलाफ एकजुट होती दिखाई दी और इस फ्रेंडशिप का गहरा होता संबंध यूक्रेन में रशियन इन्वेजन से जग जाहिर हो गया। फॉर एग्जाम्पल, कार्नेगी मॉस्को सेंटर की एक रिपोर्ट में यह हाईलाइट किया गया है कि रशिया के ट्रेड में चाइना का शेयर, जहां साल 2013 में 10.5% यानी $88.8 बिलियन का हुआ करता था, वहीं 2019 में वो बढ़कर 15.7% या $108.3 बिलियन तक पहुंच गया है। दोस्तों, आज हमारे सामने कई ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि चाइना यूक्रेन में रशियन वॉर एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियल और इकोनॉमिक एड सप्लाई कर रहा है, जिसे लेकर यूरोप समेत पूरा वेस्ट चिंतित है। लेकिन अब सिर्फ वेस्ट अकेला नहीं है जिसे रशिया चाइना की ये दोस्ती खटकने लगी है, बल्कि कुछ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अब इंडियन नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी ये दोस्ती एक कंसर्न का कारण बनती जा रही है, खासकर तब जब रशिया और चाइना डिफेंस कोऑपरेशन के फील्ड में इस कदर एक साथ खड़े नजर आते हैं, और वो भी तब जब ऑलरेडी पिछले महीने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर के यांगत्से एरिया में इंडियन और चाइनीज ट्रूप्स के बीच क्लैशेस रिपोर्ट किए गए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हुआ ये कॉन्फ्लिक्ट बीते 2 सालों के सबसे मेजर इंसिडेंसेस में से एक था, जिसमें कुछ सोल्जर्स सीरियसली इंजर्ड हो गए। ये बात जग जाहिर है कि इंडिया और चाइना के रिश्ते दिन ब दिन बिगड़ते गए हैं, और ऐसे में अगर चाइना और रशिया के बीच डिफेंस सप्लाईज के नाम पर यूं ही नजदीकियां बढ़ती रहीं और ऐसे ही रशिया चाइनीज पॉलिटिकल सपोर्ट पर डिपेंडेंट होता गया, तो क्या ये कहा जा सकता है कि किसी भी फ्यूचर क्राइसिस में इंडिया रशिया के सपोर्ट पर डिपेंड कर पाएगा? क्या वेस्टर्न प्रेशर को रेजिस्ट करते हुए यूक्रेनियन क्राइसिस में न्यूट्रल रहकर भी इंडिया इस तरह रशिया को चाइना के करीब जाने देना अफोर्ड कर सकता है? किस हद तक रशिया और चाइना की बढ़ती दोस्ती इंडिया के लिए खतरा बन सकती है? या फिर ये कहें कि रशिया सिर्फ अपने फायदे के लिए चाइना से जुड़ा है, या फिर ये कहें कि रशिया सिर्फ अपने कोर इंटरेस्ट के लिए चाइना से जुड़ा है और वो उसका ऑल वेदर एलाई नहीं है? दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS2 के IR सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आप सब ने स्टडी IQ के फाउंडेशनल बैचेस को बेशुमार प्यार और भरोसा दिया, और इसी ट्रस्ट, इसी जीत की तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए अब स्टडी IQ ने प्रण लिया है कि यूपीएससी CSE 2024 में आपको अपने कंपटीशन से आगे रखने के लिए और आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए स्टडी IQ अपना लाइव फाउंडेशन प्री प्लस मेंस बैच लेके आया है 2024 यूपीएससी एग्जाम के लिए। इन बैचेस में दोस्तों आपकी तैयारी के हर एक डायमेंशन को एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा, और इसके लिए आपको मिलेगा 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट, जिसमें NCERT से लेके रेफरेंस बुक, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वीकली रिवीजन टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स और आपकी प्रिपरेशन में हर कदम आपके साथ चलने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 20th of January मॉर्निंग 8 AM से हो रही है, तो अब आप भी पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो चाइना और रशिया की दोस्ती की कहानी क्राइमिया के एनेक्सेशन के पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन यूक्रेन क्राइसिस के बाद इसे एक न्यू, स्ट्रॉन्ग और क्लोज फॉर्म में देखा गया। यूक्रेन को इन्वेड करने के 20 दिन पहले रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने एक स्टेटमेंट साइन किया था, जिसमें डिक्लेयर किया गया कि सिनो रशियन कोऑपरेशन में कोई लिमिट्स या फॉरबिडन जोन्स नहीं होंगे।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इस पार्टनरशिप की कोई बाउंड्री नहीं होगी। दरअसल नो लिमिट्स का ये फॉर्मूला दोनों देशों को सूट करता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में बिना किसी फॉर्मल अलायंस में इन्वॉल्व होकर वो लॉन्ग टर्म में इस पॉसिबिलिटी को मेंटेन करना चाहते हैं। साथ ही इस तरह दोनों देश अपने ओपोनेंट्स की बेचैनी को भी बढ़ा सकते हैं। दरअसल दोनों देशों की स्थिति कुछ ऐसी है कि वो अभी एक एंटी वेस्टर्न अलायंस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो अपने प्रायोरिटीज को सेट करके एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन को इंकरेज कर रहे हैं। बीजिंग की बात करें तो वो कुछ इश्यूज को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देती जिसके लिए उसे वेस्ट को डायरेक्टली कन्फ्रंट करना पड़े। यूक्रेन उसके लिए ऐसा ही एक इशू है। उधर मॉस्को खुद को एशिया पैसिफिक में चल रहे यूएस चाइना राइवलरी में घसीटना नहीं चाहता। फिर भी चाइना के ऊपर ग्रोइंग डिपेंडेंस और वेस्ट के खिलाफ कुछ इश्यूज में एक शेयर्ड सॉलिडेरिटी के चलते रशिया बीजिंग को कुछ ऐसे इश्यूज में सपोर्ट कर रहा है जो वो पहले अवॉइड किया करता था। फॉर एग्जाम्पल, यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद जब पहले इन पर्सन टॉक्स के दौरान पुतिन ने वन चाइना प्रिंसिपल के लिए अपना सपोर्ट जताया। ऑलरेडी ईस्ट एशिया में ताइवान और जापान एडमिनिस्ट्रेटेड सेनकाकू आइलैंड्स में चाइनीज इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए रशिया काफी उत्सुक हो उठा है। ऐसे में इन दोनों के बीच कई एरियाज ऑफ कोऑपरेशन उभर कर सामने आए हैं जिनमें वो सेम गोल्स, थ्रेट परसेप्शंस और इंटरेस्ट शेयर करते हैं। ऐसा ही एक क्रूशियल एरिया है मिलिट्री सिक्योरिटी। दरअसल दोनों देशों के बीच का लंबा लैंड बॉर्डर उनके आपसी संबंध को मजबूत करने का एक अच्छा मौका प्रदान करता है, क्योंकि अगर संबंध अच्छे रहे तो वो इस बॉर्डर को सिक्योर करने के ह्यूज बर्डन को अवॉइड कर इस बॉर्डर पर तैनात होने वाले ट्रूप्स को कहीं और डिप्लॉय कर सकते हैं। ये संबंध रशिया और चाइना दोनों के रिविजनिस्ट एम्बिशन के लिए एक ह्यूज एडवांटेज प्रोवाइड कर सकता है, जहां रशिया अपने ट्रूप्स को वेस्ट के खिलाफ रीडिप्लॉय कर ऑनगोइंग वॉर पर कंसंट्रेटेड रहे और चाइना इंडिया के खिलाफ अपनी एग्रेसिव पॉलिसीज को जारी रख सके। यूक्रेन में चल रहे वॉर से हम कुछ हद तक इस स्ट्रेटजी को समझ सकते हैं, क्योंकि अगर रशिया चाइना को एक सीरियस मिलिट्री थ्रेट मानता तो उसके लिए यूक्रेन में इतने मैसिव नंबर ऑफ ट्रूप्स डिप्लॉय करना पॉसिबल नहीं होता। यही नहीं, आज रशिया का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चाइनीज मार्केट्स के सामने ओपन हो रहा है, जिसके चलते चाइनीज मिलिट्री एडवांस इक्विपमेंट हासिल कर पा रही है। नेचुरली इससे चाइना को ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी और ताइवान में स्ट्रेटेजिक बैलेंस हासिल करने में मदद मिल रही है। 2014 के पहले सोवियत मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के वारिस होने के नाते रशिया और यूक्रेन एक आर्म्स इंडस्ट्रियल सिनॉप्सिस का हिस्सा थे और चाइना दोनों के लिए ही एक इंपॉर्टेंट आर्म्स कस्टमर था। इनफैक्ट हिस्टोरिकली रशिया से ज्यादा यूक्रेन चाइना को क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड किया करता था। फॉर एग्जाम्पल, लियाओनिंग नाम का पहला चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर यूक्रेन की ही देन है। 2014 के बाद जब यूक्रेन वेस्ट की तरफ बढ़ता गया और रशिया के साथ उसका आर्म्स इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप खत्म हो गया तो चाइना को एक डबल एडवांटेज मिली। पहली एडवांटेज ये कि सैंक्शन से जूझ रहा रशिया अब चाइना के साथ अपने स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी शेयर करने पे मजबूर हो गया, बावजूद इसके कि उसके सामने चाइनीज रिवर्स इंजीनियरिंग, एक्सपोर्ट मार्केट में बढ़ता कंपटीशन और मिलिट्री सीक्रेट शेयर करने जैसे रिस्क बने हुए थे। उधर यूक्रेन 2014 के बाद रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में अपने लिए इंटरनेशनल सपोर्ट बिल्ड करने लगा और ऐसे में चाइना एक अट्रैक्टिव पार्टनर बनके सामने आया जो कैश शॉर्ट यूक्रेनियन आर्म्स इंडस्ट्रीज के लिए एक पोटेंशियल इन्वेस्टर था। इकोनॉमिक कोऑपरेशन के मामले में भी रशिया और चाइना के इंटरेस्ट, कैपेबिलिटीज और नीड लगभग सेम ही रहे हैं, भले ही उनमें पावर डिफरेंसेस हों। जैसे इकोनॉमिक पावर के मामले में चाइना रशिया से कई गुना सुपीरियर है, वहीं रशिया आर्म्स टेक्नोलॉजी के मामले में एक लीडिंग एक्सपोर्टर है और चाइना उसका लार्जेस्ट मार्केट। इसके अलावा चाइना रशियन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में भी एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है। उदाहरण के तौर पर आर्कटिक कोस्ट लाइन ही ले लीजिए, जहां से वेस्टर्न इन्वेस्टर्स विथड्रॉ कर गए, लेकिन चाइना एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बना रहा। आने वाले समय में भी दोनों देश और भी कई फील्ड्स में कोऑपरेशन और इंटरडिपेंडेंसी को तलाश सकते हैं। जैसे साइबर सेक्टर में चाइना रशिया को क्रूशियल टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करने में मदद कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना के ग्रेट फायरवॉल एक्सपीरियंस के थ्रू रशिया अपने डोमेस्टिक इंटरनेट को रेगुलेट कर सकता है, जिससे 2014 के बाद फेस किए गए वेस्टर्न सैंक्शन से रशिया को कुछ हद तक रिलीफ मिल सकता है। पर क्या चाइना और रशिया का ये रिसर्जेंट रिलेशनशिप उतना ही गहरा है जितना बताया जा रहा है? दोस्तों, भले ही रशिया चाइना रिलेशन का एक नया समीकरण हमें नजर आ रहा हो, लेकिन अभी इन दोनों देशों के बीच कुछ अनसुलझे धागों को साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसका एक एग्जाम्पल हम यूक्रेन क्राइसिस के कॉन्टेक्स्ट में ही देख सकते हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों के साथ एक एग्रीमेंट में शी जिनपिंग ने यह जाहिर किया कि चाइना रशिया द्वारा यूक्रेन इन्वेजन को लेकर काफी चिंतित था।
वहीं फॉर्मर चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने भी कई दफा इस बात पे एम्फसाइज किया कि चाइना यूक्रेन क्राइसिस में हिस्सेदार नहीं है। वैसे तो ये हम सभी जानते हैं कि चाइना रशिया के साथ अपने रिलेशनशिप को जियोपार्डाइज नहीं करेगा, क्योंकि रशिया का डिपेंडेंस इस रीजन में उसे एक नया इन्फ्लुएंस असर्ट करने का मौका देता है। लेकिन यह भी कहना मुश्किल है कि किस हद तक चाइना रशिया के खिलाफ यूएस सैंक्शन से अनअफेक्टेड रह पाएगा। शायद इसीलिए वो रशिया के वॉर एफर्ट्स को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हुए अपनी दूरी बनाए बैठा है। यही नहीं, बीजिंग को यह भी याद है कि इन फॉल्ट लाइंस के चलते कोल्ड वॉर के दौरान सिनो सोवियत रिलेशनशिप में दरारें आ गई थी। उस समय क्रुश्चेव को लगा था कि बीजिंग कम्युनिस्ट ब्लॉक में मॉस्को का जूनियर पार्टनर बन के रहेगा, लेकिन सोवियत्स के लिए ये एक मिस कैलकुलेशन साबित हुआ, क्योंकि चाइना ने कभी भी अपने इंटरेस्ट, स्टेटस या एम्बिशन को दांव पर रखकर रशिया का साथ नहीं दिया। नेचुरली इन दोनों कम्युनिस्ट नेशंस में ब्रेकअप हो गया और अपने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के बावजूद चाइना यूएसए के साथ अपना रिश्ता सुधारने लगा। आज के कॉन्टेक्स्ट में भी ये डायनामिक्स इक्वली रेलेवेंट है, क्योंकि चाहे सिनो रशिया दोस्ती कितनी भी गहरी क्यों ना हो, अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर कोई भी देश सरवाइव नहीं कर सकता। सिनो रशियन टाइज को देखते हुए अभी समझना बहुत जरूरी हो गया है कि रशिया और इंडिया की दोस्ती के क्या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं। दोस्तों, इतने सालों तक इंडिया और रशिया के बीच ये क्लोज कोऑपरेशन बना हुआ है, क्योंकि ये किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन साथ ही कुछ ऐसे कंसर्न्स भी हैं जिनको लेकर दोनों ही देश एक केयरफुल दूरी मेंटेन करते हैं। इंडिया के लिए चाइना की वाइडर रीजनल स्कीम्स में रशिया की पार्टिसिपेशन उसकी स्ट्रैटेजिक स्पेस को चैलेंज करती है, जैसा कि हम पाकिस्तान के साथ रशिया के बढ़ते डिफेंस टाइज में देख सकते हैं। वैसे ही रशिया वेस्ट के साथ इंडिया की क्लोजनेस को एक थ्रेट की तरह देखता है, खासकर क्वाड जैसे इनिशिएटिव को लेकर, जहां यूएस एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। लेकिन एक दूसरे के अलायंस के चॉइसेस के बावजूद दोनों में से किसी देश ने भी अपने बायलैटरल पार्टनरशिप में कोई खटास नहीं आने दी। यही नहीं, एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना और रशिया के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन जो भी हो, ये पॉसिबिलिटी अनलाइकली है कि बीजिंग से इन्फ्लुएंस होकर रशिया इंडिया को अपने क्रिटिकल डिफेंस सप्लाई करना बंद कर देगा। कार्नेज मॉस्को सेंटर के दिमित्री ट्रेनन का कहना है कि भले ही चाइना इस बात से खुश ना हो कि रशिया इंडिया को आर्म सप्लाई करता है, लेकिन उनको पता है कि इस मामले में वो रशिया को प्रेशराइज नहीं कर सकते, क्योंकि रशिया के लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि इंडिया और रशिया दोनों ये प्रूव कर चुके हैं कि वो कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल रियलिटीज के बावजूद अपने बायलैटरल टाइज को थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंसेस से सिक्योर कर सकते हैं। ये सच है कि इंडिया के प्रति रशिया के डिफेंस कमिटमेंट्स अनशेकेबल नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि ये डायनामिक्स उनके बायलैटरल टाइज द्वारा ही डिटरमाइंड होंगी, ना कि सिनो इंडियन इक्वेशन के द्वारा। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया के मार्केट्स रशिया के लिए कितने अट्रैक्टिव हैं। 2017 से 2021 के बीच टोटल रशियन आर्म्स एक्सपोर्ट्स में इंडिया का शेयर 27.9% था और आज वो रशिया के लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। साथ ही वेस्टर्न सैंक्शन से हिट रशिया के लिए इंडिया के साथ इस वाइटल इकोनॉमिक पार्टनरशिप को मेंटेन करना एक मेजर प्रायोरिटी है। डिस्काउंटेड रेट्स में रशियन ऑयल और गैस खरीदने का ऑफर न्यू दिल्ली को रशिया का एक वैल्यूएबल पार्टनर बनाता है। हालांकि इंडिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए रशिया किस हद तक जा सकता है, हमें इसके बारे में भी थोड़ा रियलिस्ट आइडिया होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर 1962 के सिनो इंडियन वॉर के कॉन्टेक्स्ट को देख सकते हैं। उस समय सोवियत लीडर निकिता क्रुश्चेव रिपीटेडली चाइनीज लीडर माओ जेडोंग से इंडिया के साथ एक सेटलमेंट की अर्जी करते रहे, चाहे सेटलमेंट के लिए चाइना को ही अपने कुछ टेरिटरीज इंडिया को क्यों ना देने पड़े। सोवियत लीडरशिप इस बात से डर रही थी कि कहीं चाइनीज एग्रेशन का सामना करते हुए इंडिया एंग्लो अमेरिकन कैंप में ना चला जाए। लेकिन जल्द ही सोवियत्स का एक और चेहरा सामने आया। अक्टूबर 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान जब प्रेशर बढ़ने लगा, तब खुर्शेव ने साइलेंटली इंडिया के खिलाफ ऑफेंस में माओ की मदद की। इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि जिस तरह रशिया द्वारा इंडिया के लिए डिफेंस सप्लाईज कट करने की पॉसिबिलिटी कम है, उसी तरह इस बात की भी गारंटी नहीं है कि चाइना के साथ किसी भी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट में रशिया इंडिया को सपोर्ट करेगा। गौर करने की बात यह है कि रशिया के साथ इंडिया का रिलेशनशिप उसके कई नेशनल सिक्योरिटी नीड्स को तो सर्व करता है, लेकिन इसमें चाइना को बैलेंस करना शामिल नहीं है। तो ऐसे में इंडिया के मेजर कंसर्न्स क्या हैं, आइए एक नजर डालते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो इंडिया के सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की तरफ कोई इमीडिएट थ्रेट तो नहीं है, लेकिन रशिया और चाइना के टाइज अगर डीपन होते चले गए तो फ्यूचर में इंडिया को कई रीजनल चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है।
ऑलरेडी यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सोवर्निटी को जिस तरह से रशिया ने वायलेट किया है, उससे इंडिया के पार्टनरशिप पे और खासकर इस वॉर को लेकर उसके न्यूट्रलिटी के ऊपर कई सवाल खड़े किए गए हैं। ऐसे में इंडो पैसिफिक में एक इंपॉर्टेंट पार्टनर होने के नाते इंडिया के रोल पर स्पॉटलाइट और भी बढ़ गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूरोप में वेस्ट को आउटराइट सपोर्ट ना देने की वजह से इंडिया पर यह प्रेशर होगा कि वो दूसरे एरियाज में अपने आप को एक वैल्यूएबल पार्टनर प्रूव करे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इंडिया के लिए वेस्ट से इकोनॉमिक एड और चाइना को बैलेंस करने के लिए मिलिट्री सपोर्ट को सिक्योर करना मुश्किल बनता जाएगा। यूक्रेन क्राइसिस के बाद इंडिया का प्राइमरी चैलेंज सिनो रशिया फ्रेंडशिप नहीं, बल्कि उस पे वेस्ट के वीकन होते कॉन्फिडेंस को रिपेयर करना है। चाइना के साथ रिप्रोचमेंट भले ही ना हो, लेकिन एक रूल बेस्ड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए यूएसए और उसके एलाइज के कोऑपरेशन को सिक्योर करना इंडिया के लिए क्रूशियल है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सी राजा मोहन के मुताबिक एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में चाइना द्वारा लेड यूनिपोलर एशिया इंडिया के लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट को मल्टीपल कर देगा। ऐसे में क्या इंडिया रशिया और चाइना के बीच अपने डिप्लोमेटिक नीड्स को बैलेंस कर सकता है? दोस्तों, एनालिस्ट का मानना है कि यूक्रेन क्राइसिस का सबसे बड़ा लेसन इंडिया के लिए यह होना चाहिए कि वो अपने डिफेंस इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करे, ताकि रशिया जैसे सिंगल सोर्स पे डिपेंडेंसी रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके। जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे भी इंडिया के लिए एक स्मार्टर डिप्लोमेटिक अप्रोच लेना बेहद जरूरी है, जहां इंडिया रशिया और चाइना के क्लोजर होते टाइज को रीजनल लेवल पर जाकर काउंटर कर सकता है। उदाहरण के तौर पर हम ऑलरेडी देख सकते हैं कि रशिया जैसे रीजनल एंकर के बिना सेंट्रल एशियन नेशंस कैसे चाइना की तरफ झुकते जा रहे हैं। चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे ग्लोबल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के जरिए यूरेशिया के लैंडस्केप को इन्फ्लुएंस करना चाहता है, लेकिन इसका असर रशिया के साथ उसके संबंधों पर नहीं पड़ेगा, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे में इंडिया रशिया को अपनी बायलैटरल रिलेशंस की इंपॉर्टेंस का आभास करवा सकता है। दरअसल इंडिया के सेंट्रल एशिया आउटरीच और रशिया के यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन एजेंडा में कई इकोनॉमिक और सिक्योरिटी सिमिलैरिटीज हैं, जिससे वो इस रीजन में चाइना के ग्रोइंग फुटप्रिंट को काउंटर कर सकते हैं। इस ग्रोइंग टाइज के बीच इंडिया को रशिया के साथ अपने बायलैटरल चैनल दुरुस्त करने की जरूरत है, ताकि दोनों देशों के बीच इंटेंशंस और टॉक्स क्रिस्टल क्लियर हो सकें। इन चैनल के थ्रू इंडिया रशिया को यह आभास करा सकता है कि 21st सेंचुरी का एशिया यूनिपोलर ना होकर मल्टीपोलर है, जिसका एक इंपॉर्टेंट प्लेयर इंडिया भी है। और अगर चाइनीज इन्फ्लुएंस में आकर रशिया बीजिंग का रुख करता है तो इंडिया भी अपने इंटरेस्ट को बैलेंस करने में पूरी तरह सक्षम है। साथ ही इंडिया रशिया को इनडायरेक्टली ये मैसेज भी दे सकता है कि इस न्यू एंड ओपन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में इकोनॉमी किसी भी देश का सबसे बड़ा हथियार है और बीजिंग पर रशिया के इकोनॉमिक डिपेंडेंस का सबसे क्रूशियल ऑल्टरनेटिव इंडिया ही है। और चाइना के बढ़ती नजदीकियां रशिया के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को भी हिंडर कर सकती हैं। और फाइनली इंडिया को रशिया को ये पार्ट भी पढ़ाना होगा कि इंडिया रशिया से उसी बैलेंस अप्रोच की उम्मीद रखता है जो उम्मीद रशिया ने इंडिया से यूक्रेन क्राइसिस के दौरान रखी है। और दोस्तों, इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है, क्या पर्सपेक्टिव है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया, इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन द इमर्जिंग टाइज बिटवीन रशिया एंड चाइना? Will this have an impact on India's defense? And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।